चैप्टर नंबर 17 में you are talking about the alkyl halides, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां एक हेलोजन एटम, वन हेलोजन एटम बॉन्डेड हो कार्बन के साथ, और इनका जनरल फार्मूला आप लिखोगे CnH2n+1। ये जनरल फार्मूला है अल्काइल का, और अटैच करो हेलोजन। और ये तीन टाइप का होते हैं। एक को आप कहते हो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड डिनोटेड बाय 1 नॉट व्हेन द हेलोजन is connected with a primary carbon। प्राइमरी कार्बन वो होता है जो मजीद एक और कार्बन के साथ कनेक्टेड हो या अकेला हो, मिथाइल ग्रुप भी। तो दूसरा इसमें है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, 2 नॉट से जाहिर करते हैं, वेयर द हेलोजन इज बॉन्डेड विद अ सेकेंडरी कार्बन, वो कार्बन जो मजीद 2 और कार्बन के साथ लगा हो। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो 3 नॉट, वेयर द हेलोजन is bonded with a tertiary carbon जो मजीद 3 कार्बनों के साथ लगा हो। एक जनरल क्लास हम डिसाइड करते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वेयर 1 or more than 1 similar or different halogen atoms are bonded with carbon। तो इसमें आप लिख सकते हैं लाइक मोनो हेलो अल्केन्स, जब एक हेलोजन लगा हो किसी कार्बन के साथ, और इन मोनो हेलो अल्केन को बेसिकली अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। और दूसरा है डाई हेलो अल्केन्स, जब 2 हेलोजन एटम लगे हो कार्बनों के साथ, वो अगर एडजेसेंट हो तो विसिनल, और अगर दोनों सिमिलर हेलोजन एक ही कार्बन हो तो जिमिनल, और पोजीशनों में भी हो सकते हैं, बट 2 हेलोजन होने चाहिए, सिमिलर भी डिफरेंट भी। तो द नेक्स्ट वन वी कॉल देम जनरली polyhaloalkanes। the polyhaloalkanes, तो polyhaloalkane में more than 2 similar or different halogens atoms must be connected to carbon। adjacent भी हो सकते हैं, different position पर भी हो सकते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया है, जनरल इंट्रोडक्शन है अबाउट अल्काइल हैलाइड्स। हेलो अल्केन ब्रॉड नेम है, इनमें अल्काइल हैलाइड बेसिकली मोनो हेलो अल्केन को, जिनमें एक हेलोजन हो, इनको कहा जाता है। और ये मोनो हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड फर्दर 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। और अगर आप देखो तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है? सेंट्रल एटम यहां है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन वो है जिसके साथ हेलोजन यानी फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ लगा हो, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसलिए शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड इज व्हाट? टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, और एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री। इसमें अप्रोक्सीमेट एंगल होता है 109.5 डिग्री का। लाइक आप मिथाइल हैलाइड लो तो दिस इज योर मिथाइल हैलाइड, मिथाइल ग्रुप, और ये आपका हेलोजन ग्रुप लग गया। इसके साथ फिर आप बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, डिफरेंशिएशन बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। अब कोई नेगेटिव पार्टिकल ये माइंड में रखे कि कोई नेगेटिव पार्टिकल हो, नेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये नॉर्मली इसको बेस कहा जाता है, और इस तरह इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कभी एज अ बेस एक्ट करता है और कभी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। इनऑर्गेनिक में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पार्टिकल, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। समटाइम दे एक्ट लाइक बेस एंड समटाइम दे एक्ट लाइक
न्यूक्लियोफाइल, अगर इनका नेगेटिव करेक्टर बढ़ेगा, लोन पेयर का या नेगेटिव चार्ज का अगर नेगेटिव करेक्टर बढ़ेगा तो इससे बेसिसिटी बढ़ती है और न्यूक्लियोफिलिक पावर भी बढ़ता है। लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है ये, और इस तरह सबस्ट्रेट जिस पे अटैक कर उस पर भी डिपेंड करता है। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स है जिनमें ये सम टाइम ये नेगेटिव पार्टिकल या पार्टिकल विच इज एबल टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कभी एज अ बेस एक्ट करते हैं और कभी एज अ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन ऐसा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसे पार्टिकल को सिर्फ बेस का नाम दिया जाता है। अब यहाँ ऑर्गेनिक में ये नेगेटिव पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम कब एज अ बेस एक्ट करेगा, कब एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए 2-3 बेसिक टर्म्स है वो अपने अंडरस्टैंड करने हैं। तो आगे आपको आइडिया क्लैरिटी होगी आइडिया में, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर हो कि अटैकिंग ग्रुप एज अ क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहे हैं या एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड एसिड रिएक्शन देगा, और अगर ये अटैकिंग ग्रुप एज अ बेस एक्ट करेगा तो फिर अल्काइल हैलाइड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, यानी बीटा हाइड्रोजन को जो एसिडिक वीक एसिडिक साइट है उसको निकालेगा। तो आया कोई अल्काइल हैलाइड आपका एसिड रिएक्शन दे रहा है या क्या रिएक्शन दे रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन दे रहा है। ये डिपेंड करता है अटैकिंग ग्रुप के नेचर पे, क्या आपका अटैकिंग ग्रुप एज अ बेस एक्ट कर रहा है या एज अ न्यूक्लियोफाइल। यस, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे भी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी, उस पर भी डिपेंड करते हैं। इवन सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, पोलर है या नॉन पोलर है। लेकिन 3 फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन शुड दिस अल्काइल हैलाइड अंडरगो। एक नेचर ऑफ द अटैकिंग ग्रुप कि वो एज अ बेस एक्ट करता है या एज अ न्यूक्लियोफाइल, एक नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट यानी अल्काइल हैलाइड का नेचर के प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, और तीसरा सॉल्वेंट इफेक्ट यानी सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन के एसिड होना चाहिए या एलिमिनेशन ई रिएक्शन होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप माइंड में रखिए। बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल में मेन फर्क आप कैसे करेंगे, इस पे हमने बात करनी है। इसके लिए थ्योरेटिकली आप यहां से स्टार्ट लेके न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करना। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक concept या kinetic approach of your study. What do you mean by kinetic approach? Kinetic आप पढ़ चुके हो, chemical kinetic. It is the study of speed यानी rate and mechanism of a reaction. इसका मतलब है कि किसी नेगेटिव पार्टिकल का या पार्टिकल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर डिपेंड करता है इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। वो पार्टिकल यानी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल एबल टू डोनेट लोन पेयर, ऐसा पार्टिकल एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा अगर इसका स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है या वीक बॉन्ड बनाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए एक बात दिमाग में रखनी है कि ये पार्टिकल कितनी तेजी से रिएक्ट करेगा। तो तेजी से रिएक्ट करने के लिए इसको हल्का होना चाहिए। ये जितना भारी होता जाएगा तो इसका स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो ये एक मेन पॉइंट आप दिमाग में रखें कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ये काइनेटिक फिनोमेना है, ये बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। जबकि बेसिसिटी जो है वो एक अलग फिनोमेना है। बेसिसिटी यानी बेसिक करेक्टर is a thermodynamic phenomena. It is a thermodynamic approach या phenomena. So what do you mean by thermodynamic phenomena? इसका मतलब है कि a good base must make a very strong bond. Thermodynamic का यहाँ मतलब है bond energy. यानी वो नेगेटिव पार्टिकल या पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल एबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक अच्छा बेस माना जाएगा जब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो अ गुड बेस इज द वन
which is able to make a strong bond. वो बॉन्ड स्लो बनता है या तेजी से बनता है, काइनेटिक के साथ उसका कोई लिंक नहीं है. तो लेट मी फाइनली रिपीट इट अगेन कि न्यूक्लियोफिलिक यानी आप कह सकते हो कि नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स या न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये जब एज अ न्यूक्लियोफाइल एक करेगा तब इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का अंदाजा हम लगाएंगे कहां से? काइनेटिक स्टडी से. यानी आप इसका स्पीड देखोगे, अगर स्पीड ज्यादा है तो गुड न्यूक्लियोफाइल, और अगर इसका स्पीड ऑफ अटैक पुअर है तो इट विल बी अ पुअर न्यूक्लियोफाइल. जबकि अगर ये एज अ बेस एक कर रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का अंदाजा आप स्पीड ऑफ रिएक्शन से नहीं लगाओगे, बल्कि एक थर्मोडायनामिक फिनोमेना होने की वजह से. इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी की तरफ इशारा है. बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी कम हो तब ये क्या होगा? वीक बेस होगा. ये आपके पास पॉइंट होने चाहिए. तो बेसिसिटी का बेसिक स्ट्रेंथ का अंदाजा हम कहां से लगाते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ का अंदाजा हम लगाते हैं अटैकिंग ग्रुप के थर्मोडायनेमिक नेचर से, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का अंदाजा लगाते हैं उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन से. तो इसका जो बेस तो स्ट्रेट अवे बेसिक स्ट्रेंथ तो स्ट्रेट अवे आप डिसाइड करोगे, नेगेटिव करेक्टर बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ेगी, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी. लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में काम ज्यादा है. न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपने स्पीड देखना है, तो ये स्पीड बेसिकली डिपेंड करता है मीडियम पर. प्रोटिक मीडियम है या एप्रोटिक मीडियम है. प्रोटिक मीडियम वो सॉल्वेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड रखता हो, लाइक वाटर, इथेनॉल वगैरह. एप्रोटिक मीडियम वो मीडियम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता हो, लाइक एसीटोन वगैरह. पोलर तो दोनों है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जिस लिक्विड में हो वो प्रोटिक मीडियम है. हाइड्रोजन बॉन्ड जिस मीडियम में नहीं है वो एप्रोटिक मीडियम है. तो प्रोटिक और एप्रोटिक मीडियम पे डिपेंड करता है न्यूक्लियोफिलिक पावर, और ये सिर्फ टॉप टू बॉटम ग्रुप में मीडियम का इंपैक्ट होता है. पीरियड में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का एक ही ट्रेंड है. लेट मी रिपीट, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का एक ही ट्रेंड है, और मीडियम का कोई इंपैक्ट नहीं है लेफ्ट टू राइट. लेकिन टॉप टू बॉटम आओगे तब जो है आपको मीडियम के मुताबिक डिसीजन लेना है, गुड न्यूक्लियोफाइल कौन है और गुड पुअर न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफिलिक पावर का. फिर आपने वहां अंदाजा लगाना है. तो अब अगर आप फर्ज करें, आप अंदाजा इसमें ये फोकस करें कि नोट along left to right in a period basicity and nucleophilicity both decrease as you move left to right. दोनों डिक्रीज करते हैं, दोनों का सेम ट्रेंड है, and it is irrespective of the medium and no concern with medium, क्या आपका मीडियम प्रोटिक है या एप्रोटिक है, लेफ्ट राइट ऐसा कोई कंसर्न नहीं होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार्बन का हाइड्राइड लूं और नेगेटिव चार्ज लूं, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन का हाइड्राइड लूं, नेगेटिव चार्ज लूं, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन आते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्राइड लूं विद नेगेटिव चार्ज, फिर फ्लोराइड नेगेटिव चार्ज. तो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो इसमें बेसिसिटी क्या होगी, कम, और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम, एंड no need of concept of medium. This is a stronger base and stronger nucleophile than this one. This one is stronger base and stronger nucleophile than this one. This one is stronger base and stronger nucleophile than this one. Left to right तो दोनों
बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का बिल्कुल सेम ट्रेंड चलता है, लेकिन इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ ग्रुप यहां पर फिर फर्क आता है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो बेसिसिटी का तो एक ही सीक्वेंस है, टॉप टू बॉटम आओगे तो इसमें बेसिसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनामिक फिनोमेना। तो जितना टॉप वाला एनाइन होगा उसका साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और जो बेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो बेहतर बेस होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड जो है वो डिफरेंट है। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। आप फिर बात करोगे प्रोटिक मीडियम में, प्रोटिक मीडियम, एंड आई होप आप समझ गए क्या होता है प्रोटिक मीडियम। एक पोलर लिक्विड विच हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो वाटर, अल्कोहल, इथेनॉल, मेथनॉल वगैरह वगैरह। और दूसरा है एप्रोटिक मीडियम। तो एप्रोटिक मीडियम का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो, लाइक एग्जांपल में आप ले सकते हो द एसीटोन। एसीटोन नॉन पोलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखता, इसलिए ये एप्रोटिक मीडियम में आता है। तो इस सूरत में फिर आप कहते हो, आप कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम, इस सूरत में टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस। लेकिन यहां पर टॉप टू बॉटम आप आओगे तो तब न्यूक्लियोफिलिसिटी विल डिक्रीज। क्या मतलब है? द बेस्ट एग्जांपल इज हैलाइड आयंस, हैलाइड आयंस। तो मुख्तलिफ हैलाइड आयंस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगर आप प्रोटिक मीडियम में बात करो तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। प्रोटिक मीडियम में मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा हूं। प्रोटिक मीडियम में बेसिसिटी तो ऑफ कोर्स बाय ऑल मीन, प्रोटिक हो या एप्रोटिक हो, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस वन, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस वन, दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस। बेसिसिटी का तो इनमें एक ही सीक्वेंस है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में यहां आप कहते हो कि फ्लोराइड इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, देन क्लोराइड इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल देन आयोडाइड। इसकी वजह क्या है? प्रोटिक मीडियम में प्रॉब्लम क्या है? दिस वन इज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी and this one is having low charge density. Ion with high charge density are more hydrated, are more solvated. तो यहां पर solvent molecule बहुत ज्यादा इसके इर्द गिर्द अटैच हो जाएंगे। Ion with less charge density are less solvated. तो अगर आप यहां देखो तो इसका मूव करना मुश्किल है, तो इसलिए ये स्लो रिएक्ट करेगा, और इसका मूव करना आसान है क्योंकि ये आजाद है, तो इसका ये तेज रिएक्ट करेगा। In any negative या neutral particle with lone pair which can react fastly is a good nucleophile. तो protic solvent में the ion with higher charge density will be more solvated and इसलिए इसका reaction करना slow हो जाएगा। और ion with low charge density, ion with low charge density it will be less solvated, तो इसलिए ये easily अटैक कर सकेगा, ये तेज रिएक्शन देगा और ये स्लो। लेकिन जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने के बाद इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्लो बनाएगा, लेकिन इसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और इसका बॉन्ड वीक होगा, तो ये स्ट्रांग है और ये वीक है बेसिसिटी के लिहाज से। बट न्यूक्लियोफिलिसिटी तो काइनेटिक फिनोमेना है, जो तेज रिएक्ट करेगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन दोनों में कौन तेज रिएक्ट करेगा? ये, क्योंकि आजाद है। और कौन स्लो रिएक्ट करेगा? ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो है अटैच्ड है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप एप्रोटिक मीडियम की तरफ आए तो फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड अब जो है सॉल्वेंट को ये स्लाइटली रिपेल करते हैं ये। तो ऑफ कोर्स फिर जिसका साइज कम होगा, जो हल्का होगा, तो वो और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, वो तेज रिएक्ट करेगा, और जो तेज रिएक्ट करेगा वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फ्लोराइड इज हायर देन क्लोराइड इज हायर देन आयोडाइड।
तो आपने मीडियम देखना है अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का एमसीक्यू हो और टॉप टू बॉटम हो। पीरियड में नहीं, पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी दोनों बढ़ते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम आपको एमसीक्यू मिलेगा तो फिर मीडियम का सोचना पड़ेगा, प्रोडिक है या एप्रोडिक मीडियम है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरह और जो इससे रेलिवेंट एग्जाम्पल आते हैं, लाइक अगर फर्ज करें, लेट्स टॉक अबाउट लाइक OH एंड SH, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में हैं। तो अगर आप देखें तो ये ज्यादा बेसिक है इसके मुकाबले में, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू दिस वन, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो मोर बेसिक होगा। लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है और कौन पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर मैं प्रोटिक मीडियम में बात करूं, तो प्रोटिक मीडियम में, प्रोटिक सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट हैविंग द एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने क्या कहा है कि जिस एनाइन का साइज कम होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, it will be more solvated, और more solvated anion will not be able to react faster। तो ये स्लो रिएक्ट करेगा, और स्लो रिएक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स पुअर न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है, तो साइज बढ़ने का मतलब है इसकी चार्ज डेंसिटी कम है, और आयन विथ लो चार्ज डेंसिटी विल बी लेस सॉल्वेटेड। फॉर दैट रीजन आप देख सकते हो कि ये स्लो रिएक्ट करेगा और ये फास्ट रिएक्ट करेगा। So you can conclude that OH is a weaker nucleophile than SH, both having negative charge। और अगर आप एप्रोटिक मीडियम की बात करो तो एप्रोटिक मीडियम में द सीक्वेंस विल बी रिवर्स, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये स्लाइटली रिपेल करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये हल्का है, ये भारी है, तो जो हल्का होगा वो तेज रिएक्ट करेगा, जो भारी है वो स्लो रिएक्ट करेगा, ये मोर बल्कि है। For that reason, अब OH is better nucleophile than SH। तो बेसिसिटी का तो मीडियम के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का मीडियम के साथ कंसर्न है, लेकिन वो भी जब आप टॉप टू बॉटम बात कर रहे हो। तो ये कुछ आइडिया है। अलबत्ता न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में बल्कि ग्रुप्स का भी रोल है। तो बल्कि ग्रुप्स अगर आएंगे, यानी अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होंगे, तो उनका बेसिसिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा और उस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। तो आप बात कर सकते हो लाइक लेट्स से दिस इज एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। मैं यहां 3 बल के ग्रुप लगाता हूं, तो वी कॉल इट टर्शरी एल्कोक्साइड आयन। बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। फिर मैं बात करता हूं अबाउट सेकेंडरी एल्कोक्साइड आयन, फिर मैं बात करता हूं अबाउट प्राइमरी एल्कोक्साइड आयन। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहां से इंडक्शन होगा नेगेटिव एनर्जी का, यहां से इंडक्शन हो गया नेगेटिव एनर्जी का, और यहां से भी। तो 3 टाइम इंडक्शन की वजह से ऑक्सीजन का नेगेटिव पावर काफी बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का नेगेटिव पावर जितना बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ेगी, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्गर बेस है। और फिर अगर आप देखें तो यहां इंडक्शन है, लेकिन कितने टाइम इंडक्शन है? जस्ट 2 टाइम, 2 बल की ग्रुप से 2 टाइम इंडक्शन का मतलब है यहां भी नेगेटिव पावर एनहेंस हुआ, लेकिन इतना नहीं। तो इस टर्शरी एल्कोक्साइड आयन का नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है सेकेंडरी एल्कोक्साइड आयन से। तो टर्शरी एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू दिस वन। और प्राइमरी में अगर आप देखो तो एक ही बल की ग्रुप है, तो यहां का नेगेटिव पावर इतना ज्यादा नहीं होगा। फॉर दैट रीजन यू कैन से के, आप कह सकते हो कि नेगेटिव पावर जब बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव पावर इसका है, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी इसकी बेसिसिटी से, और इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी यहां इसकी बेसिसिटी से। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर आप देखो तो जितना बल्कीनेस ज्यादा होगा, भारी होगा, तो मैंने बार बार बता दिया जो भारी होगा वो स्लो रिएक्ट करेगा। बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लेकिन वो स्लोली रिएक्ट करेगा, उसका काइनेटिक
स्पीड कम होगा, तो जो स्लो रिएक्ट करेगा वो ऑफ कोर्स वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल है इससे और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है इससे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में उल्टा सीक्वेंस है यहां। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आप कह सकते हो कम है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से, और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से। ये सीक्वेंस आपने माइंड में रखना है। तो आप कह सकते हो कि बल्कि ग्रुप की तादाद बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये चीज आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए, गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड बेस का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड और इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 30 की तरफ जा रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मेरे ख्याल में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाले पोर्शन में कोई ख़ास टेक्निकल पॉइंट नहीं है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज और द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो इसमें अगर आप गौर करें तो अल्काइल हैलाइड पे जब भी अटैक होता है तो किसी नेगेटिव पार्टिकल का, यानी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, या न्यूट्रल भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेबल हो, यानी बेसिक नेचर अगर रखता हो। तो अगर बेसिक नेचर रखता है तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी रखता होगा। तो अगर आप देखें तो अल्काइल हैलाइड आपका यहां एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट, ठीक, ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, और वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसको आप कहते हो अल्फा कार्बन। तो दिस इज योर अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा होता है दैट इज योर बीटा कार्बन। अब यहां देखो तो ये आपके पास अल्फा कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और काफी अच्छा पॉजिटिव चार्ज रखता है क्योंकि हेलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इस लिहाज से अल्फा कार्बन पोजेस हाईली पॉजिटिव कैरेक्टर। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहां हेलोजन एज अ बेस भी एक्ट करता है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बेस होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस जो है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी रखता है। तो आपको बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का फर्क होना चाहिए। तो यहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। फॉर दैट रीजन अगर यहां कोई नेगेटिव पार्टिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम, लाइक फर्ज करें मैं इस तरह लिख देता हूं, ये इस पे या तो नेगेटिव चार्ज है और या डोनेटेबल लोन पेयर है, तो ये अटैक करेगा कहां पे? ये अटैक करेगा अल्फा कार्बन पर, और जब ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां अल्फा कार्बन एक्ट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक साइट। दिस इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेबल एक्टिव लोन पेयर, अगर ये अल्फा कार्बन पे अटैक करता है तो इसका मतलब है कि हियर इट इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, और जब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल फिर निकल जाएगा। तो आपको किस टाइप का रिएक्शन मिल जाएगा? you'll see कि this nucleophile will replace the halide ion will go out. So one nucleophile is substituted by other nucleophile. So this kind of reaction is rightly called the S-N reaction, nucleophilic substitution reaction. यानी अल्काइल हैलाइड आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देंगे अगर अटैकिंग ग्रुप जो है ये एक्ट करता है लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और हेलोजन को रिप्लेस करेगा। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द S-N रिएक्शन। लेकिन देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी एज वेल कि अगर आप देखें तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं दे आर कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन।
तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यहां बीटा कार्बन पोजेस नेगेटिव चार्ज एंड बीटा हाइड्रोजन पोजेस वीक पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इट बिहेव्स लाइक एन एसिड, चूंकि बहुत वीक पॉजिटिव है इसलिए आप इसको राइटली कहोगे वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक, द वीकली एसिडिक साइट। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो ये नेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम है या न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एक्टिव लोन पेयर, तो हो सकता है कि ये एज अ बेस एक्ट करे, और अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो तब ये अल्फा कार्बन पे अटैक नहीं करेगा बल्कि ये अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, और जब ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो बीटा हाइड्रोजन इज वीकली एसिडिक साइट, तो इट मीन इट इज एक्टिंग लाइक अ बेस, फिर इसका सिंबल आप ऐसे डिनोट करोगे। और अगर ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो अपने साथ हाइड्रोजन को निकाल देगा, और जो ही हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फौरन ये हैलाइड आयन भी निकल जाएगा, और जब भी सबस्ट्रेट में दो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड टूट जाते हैं then this kind of reaction is called elimination reaction। और इसमें चूंकि बीटा हाइड्रोजन पहले निकलता है इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन, राइटली बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। तो इस सूरत में आपका प्रोडक्ट जो है वो एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन होगा, और यहां पर आपके पास जो हाइड्रोजन निकला है वो इस बेस के साथ मिलकर ये बाई प्रोडक्ट बनाएगा, और हैलाइड आयन यहां निकल जाएगा, किसी मेटल के साथ अटैच हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कॉल इट द एलिमिनेशन रिएक्शन, और चूंकि यहां अटैक बीटा हाइड्रोजन पे होता है तो वी प्रॉपरली कॉल इट द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो अल्काइल हैलाइड बेसिकली दो टाइप ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं। यहां पर ये एक्ट करता है लाइक अ सबस्ट्रेट, ये लाइक अ रिएजेंट। तो आपका जो रिएजेंट है ये या तो एज अ बेस एक्ट करेगा या एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। कब एज अ बेस एक्ट करेगा, कब एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का फर्क ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हो, तो उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपने ये डिसीजन लेना है। तो अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तब ये अटैक करेगा अल्फा कार्बन पर, और अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा तो हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा, वी कॉल इट the nucleophilic substitution reaction and you will get a substituted product। और अगर आप यहां देखें इसमें ये एज अ बेस एक्ट करता है, रिएजेंट अगर एज अ बेस एक्ट करता है तब ये अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, और जब ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो बीटा हाइड्रोजन इज वीकली एसिडिक, तो इट विल एक्ट लाइक अ बेस और आपको एसिन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन मिल जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड में मोस्ट रेडिली एसिन रिएक्शन हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग साइट है। फॉर दैट रीजन एसिन रिएक्शन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये आपके पास आइडिया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप गौर करें तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है इसको आप कहोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और आप यहां देखें तो ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि यहां पर किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था, sp3। अब किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसका मतलब है कि अगर एसिन रिएक्शन होगा तो यू विल सी no change in the geometry of the substrate and the nucleophilic substituted product, दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो फिर आप देख रहे हो कि आपके कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से चेंज होता है sp2 में, तो यू आर ऑब्जर्विंग अ चेंज इन द ज्योमेट्री। अगर कभी ये एमसीक्यू आए कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में चेंज इन ज्योमेट्री इज ऑब्जर्व्ड, तो एलिमिनेशन में क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, लेकिन एसिन रिएक्शन में यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन द ज्योमेट्री क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, एंगल में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है बट ज्योमेट्री विल रिमेन द सेम। ये मेन आइडिया है। दूसरी बात ये मैंने कही है कि एसिन रिएक्शन आर मोस्ट रेडिली गिवन रिएक्शन
सो फॉर दैट रीजन आप कह सकते हो कि एसिन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट बात यह है कि जब कोई अल्काइल हैलाइड एसिन रिएक्शन देगा तो रिएजेंट विल एक्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, और अगर कोई अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा देन रिएजेंट विल एक्ट लाइक अ बेस। ये अगर अल्फा कार्बन पे अटैक करता है तो एसिन, और ये अगर बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो फिर एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इसमें नेक्स्ट आप पढ़ चुके हो कि एसिन रिएक्शन जब भी होता है तो उसके दो डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म पॉसिबल है, SN1 SN2, डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर पे, लाइक नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कि गुड न्यूक्लियोफाइल है या पुअर न्यूक्लियोफाइल है, एंड ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। सो 4 फैक्टर है जिन पे डिपेंडेंसी है कि आपका मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2। यही फैक्टर आप एलिमिनेशन में भी अप्लाई करोगे कि E1 मैकेनिज्म होगा या E2। SN2 और E2 इन दोनों के फैक्टर सेम है, कंडीशन सेम है। SN1 और E1 इन दोनों के कंडीशन या फैक्टर सिमिलर होते हैं। तो SN2 या SN1 मैकेनिज्म होगा, कितने फैक्टर्स हैं जो इस मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं? 4। फर्स्ट फैक्टर जो है वो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है या टर्शरी है या मिथाइल है। दूसरा फैक्टर जो है इसमें दूसरा फैक्टर इसमें है आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल होगा कि पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तीसरा फैक्टर जो आपका है हैलाइड आयन यानी लिविंग ग्रुप का नेचर, उसका जो साइज है वो अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ रिएक्शन या मैकेनिज्म। और फोर्थ फैक्टर जो है ऑफ कोर्स द सॉल्वेंट। ठीक है, इस रिएक्शन में आपका सॉल्वेंट पोलर होता है, लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट फर्दर 2 टाइप के होते हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक। तो प्रोटिक और एप्रोटिक का फर्क आपको फिर क्लियर होना चाहिए। इसी तरह यही सारे कंडीशन E2 और E1 मैकेनिज्म में भी अप्लाई होते हैं। तो हम डिटेल से डिस्कस करते हैं SN2 और SN1। तो फिर E2 E1 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर आपके लिए कंसेप्ट वही रहेंगे, सिर्फ वो प्रोडक्ट में फ़र्क आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप फ़र्ज करें अगर एक जनरल रिएक्शन आप लो सॉल्वेंट इफेक्ट को देखते हुए, ये वेल फेमस रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आप ले सकते हैं लाइक फ़र्ज करें ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है और इसके साथ मैं रिएक्शन करता हूं KOH का। अगर मैं दोबारा यही रिएक्टेंट उठाऊं अल्काइल हैलाइड और, ठीक है, अल्काइल हैलाइड और KOH, तो आप देख रहे हो कि आपके रिएक्टेंट में कोई फर्क नहीं है। फर्क मैं क्रिएट करता हूं कहां पे? यहां सॉल्वेंट में। लेट्स से आई एम टेकिंग वाटर और यहां पर आई एम टेकिंग अल्कोहल, तो इसको आप कहते हो इक्वस KOH, इसको आप कहते हो अल्कोहलिक KOH। तो मेन फर्क ये होगा कि अगर आप यहां देखें तो यहां OH विल बी द रिएजेंट, ये अटैक करेगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपको देंगे पोटेशियम एल्कोक्साइड साल्ट और साथ में जो है H2O बनेगा। तो ये तो आपका प्रोडक्ट हुआ और ये एल्कोक्साइड आयन जो है ये एक्ट करेगा लाइक रिएजेंट। तो हाइड्रोक्साइड इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बेस एज एल्कोक्साइड, क्योंकि यहां पर अल्काइल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट देता है और इसका नेगेटिव पावर बढ़ा देता है, लेकिन यहां हाइड्रोजन से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता तो ये नेगेटिव पावर नहीं बढ़ेगा। तो ये एज अ मतलब कंपैरिजन में OH जो है इट विल प्रेफरेबली एक लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, सही है। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो ऑफ कोर्स एसिन रिएक्शन विल टेक प्लेस। लेकिन एल्कोक्साइड में नेगेटिव पावर बढ़ जाता है, तो इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक न्यूक्लियोफाइल इट विल एक्ट लाइक अ बेस, और अगर ये एज अ बेस एक्ट करेगा तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड? इन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मेन फैक्टर्स आपने माइंड में रखने हैं। तो अगर यहाँ OH अटैक करेगा तो इसको स्ट्रेट अवे रिप्लेस करेगा और इसको रिप्लेस करके क्या बनाएगा? इसको रिप्लेस करके अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ ये एज अ बेस एक करेगा तो ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये दोनों निकलेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट फिर क्या होगा? ये। तो आपका प्रोडक्ट जो है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा या एलिमिनेशन। तो इसमें रिएजेंट सेम है, सबस्ट्रेट सेम है, the only difference is made by the solvent, made by the reaction
मीडियम, तो इसको सॉल्वेंट इफेक्ट कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ फैक्टर को अपने माइंड में रख के डिसीजन लेना है कि किस टाइप का मैकेनिज्म होगा। बट एनी हो, आपके कोर्स के लिहाज से तो ये काफ़ी सिंपल है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। Let's start with the nucleophilic substitution reactions of alkyl halide, the Ising reaction. So these reactions will either follow the Ising 1 mechanism or they will follow the Ising 2 mechanism. इनके पॉइंट्स आप नोट करें। Ising 1 में the 1 stand for molecularity, यानी कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ एक किस्म की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलरिटी इनकी क्या है? 1। और यहाँ Ising 2 का मतलब है मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है? 2। तो इस रिएक्शन में तो दो टाइप के ही रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट इन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये दो टाइप के रिएक्टेंट्स हैं। अगर किसी एसिन रिएक्शन का जो रेट है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर सिर्फ एक काइंड ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, दैट इज द सबस्ट्रेट, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी और Ising 1 मैकेनिज्म होगा। लेकिन अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यानी स्लो स्टेप में दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व हो, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो, तो ऑफ कोर्स फिर रेट विल डिपेंड अपॉन 2 काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड दिस विल बी अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप में होगा, क्योंकि एक स्टेप स्लो होगा, दूसरा स्टेप आपका फास्ट होगा, और स्लो स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होगा, फास्ट स्टेप में फिर अटैक होगा। अगर Ising 2 मैकेनिज्म की बात करते हो तो ये दोनों रिएक्टेंट एक ही स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, तो इट्स अ यूनि स्टेप रिएक्शन, ये एक स्टेप में कंप्लीट होगा और ये 2 स्टेपों में कंप्लीट होंगे। तब इनके मेन हाईलाइटेड पॉइंट इस तरह नोट कर सकते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन, जबकि इसमें आप लिखोगे 2 स्टेप्स, सॉरी दिस वन इज 2 स्टेप्स मैकेनिज्म, 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, जबकि ये वाला जो है आपका सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, एक अकेला स्टेप इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि अटैक और डिपार्चर सिमल्टेनियस नहीं है, यहां पर अटैक और डिपार्चर सिमल्टेनियस है। तो ये पॉइंट आप इस तरह नोट करें कि अटैक occurs second and departure occurs first, यानी फर्स्ट स्टेप में डिपार्चर होगा, अगले स्टेप में अटैक होगा। इसी तरह अगर आप यहां ऑब्जर्वेंस करें तो अटैक किसका अटैक? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ द हेलाइडाइन अकर सिमल्टेनियसली, ये दोनों एक साथ वाक़या होंगे। ठीक। इसके अलावा आप इसका अगर रेट लॉ देखें तो रेट लॉ के मुताबिक आप लिखोगे कि द रेट इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड, यानी सबस्ट्रेट रेज़ टू द पावर 1 and into concentration of the attacking nucleophile raised to the power 0. Raised to the power 0 mean 1, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका रेट लॉ हुआ, ये लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज ये है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ 1 काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1, और इसका ऑर्डर भी 1 होता है। लेकिन अगर आप इस Ising 2 का रेट लॉ देखो तो इसमें रेट लॉ जो है, रेट लॉ के मुताबिक द रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू सबस्ट्रेट और इनटू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ईच हैविंग द पावर ऑफ 1। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। 2 काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने की वजह से इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और यहाँ पावर 1 तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2।
यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 1, ऑर्डर 1, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखो मॉलिक्यूलरिटी इज 1 एंड ऑर्डर इज आल्सो 1। इस रिएक्शन में अगर देखो आप तो मॉलिक्यूलरिटी इज 2 एंड ऑर्डर इज आल्सो 2, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसके लिए कंडीशन है वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल, यानी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होना चाहिए, वीक, पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसके लिए ये लफ्ज भी इस्तेमाल होते हैं, पुअर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जो है नीडेड। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि SN2 मैकेनिज्म में किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए अटैकिंग, और SN1 में तो SN2 में SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड, जबकि SN1 में पुअर न्यूक्लियोफाइल इज नीडेड। अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो चूंकि इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाता है और फिर जाकर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अगर ये पुअर नहीं हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो शायद आपका मैकेनिज्म सिंगल स्टेप हो जाए, और अगर ये सिंगल स्टेप होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा। इसलिए आपको यहाँ पुअर न्यूक्लियोफाइल लेना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि यहाँ पर जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए या मीडियम, रिएक्शन मीडियम इस SN1 के लिए पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। प्रोटिक का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हो, यानी हाइड्रोजन आयन रखता हो, यानी है पोजेस या हैव डोनेटेबल H आयन, जिसमें डोनेटेबल H आयन हो, ऐसा मीडियम। तो इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम के एग्जांपल में आप H2O ले सकते हो, ज़्यादातर हम H2O इस्तेमाल करते हैं, या आप ले सकते हो एथेनॉल यानी अल्कोहल, या आप ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी लिक्विड कार्बोक्सिलिक एसिड, ज़्यादातर एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। ये सारे वो मीडिया है जो लिक्विड स्टेट में भी है, प्रोटॉन डोनेटेबल भी है और पोलर भी है। तो ये पोलर प्रोटिक मीडियम ये एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी पॉइंट है, इसमें चाहिए, जबकि कंपैरेटिवली यहाँ पर जो है चाहिए पोलर एप्रोटिक मीडियम यानी या सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर हो लेकिन H आयन डोनेट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का काबिल नहीं हो। तो द बेस्ट एग्जांपल इज एसीटोन, पोलर है लेकिन इसमें डोनेटेबल प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइप की मीडिया चाहिए किसके लिए, SN2 मैकेनिज्म के लिए। ये मैंने इसमें से हाइलाइट्स उठा लिए ना, पूरा मैकेनिज्म पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी पॉइंट्स है वो मैंने कंपाइल कर दिए इसमें। इसके अलावा आप मज़ीद एक पॉइंट इसमें ये नोट करें कि SN1 की अगर आप बात करें तो SN1 में जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट आपका क्या होना चाहिए 3 नॉट। ये प्रेफरेबली ऑलवेज SN1 मैकेनिज्म इन SN रिएक्शन, ऑलवेज का तो ठीक नहीं है, मोस्टली लिखना चाहिए, बट एनी हाउ आपकी बुक के मुताबिक मैंने ऑलवेज लिख दिया, आपके कोर्स में बस ऐसे ही है, ठीक है। तो ऑलवेज आपको टर्शियल अल्काइल हैलाइड होगा तो नो डाउट ये SN1 मैकेनिज्म होगा। और प्राइमरी जो है अल्काइल हैलाइड यानी 1 नॉट या आप 0 नॉट, मतलब मिथाइल भी प्राइमरी होता है, तो 1 नॉट बेस्ट है। तो ये नेवर SN1, ये भी थोड़ा सा जनरल रूल के मुताबिक तो ठीक नहीं है, आपके बुक के मुताबिक ऐसा है, मतलब आप इसमें ऑलवेज और नेवर के मुताबिक अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम लिखो तो बेहतर रहेगा, बट एनी हो आपके लिए ऐसे ही आप ऐसे याद करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यानी 2 नॉट, इसमें 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। हो सकता है कि ये SN1 मैकेनिज्म दे, हो सकता है कि ये SN2 मैकेनिज्म दें। तो SN1 मैकेनिज्म कब देगा, पोलर प्रोटिक मीडियम होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN2 मैकेनिज्म क्या होगा, जब ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा या नॉन पोलर। नॉन पोलर में भी ये प्रेफरेबल होता है, और नॉन पोलर
नॉन पोलर सॉल्वेंट। SN2 में सॉल्वेंट का इतना खास रोल नहीं है। SN2 में आप नॉन पोलर मीडियम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पोलर जब डालोगे तो इसमें ये ज़रूरी है कि एप्रोटिक हो, हाइड्रोजन आयन डोनेटेबल मीडियम नहीं हो, ये माइंड में रखें। SN2 में आप नॉन पोलर मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोलर इस्तेमाल करोगे तो बी श्योर कि ये एप्रोटिक मीडियम है। और SN1 के लिए कंपल्सरी है कि प्रोटिक पोलर मीडियम हो, वहाँ मीडियम ज़रूरी है SN1 में। SN2 में मीडियम का रोल इतना ख़ास नहीं है। ओके, इसके अलावा आप मज़ीद एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये बिठा के इसको आप मैंने जनरलाइज कर दिया ना कि नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, तो 3 नॉट होगा, टर्शियरी होगा तो नो डाउट SN1, प्राइमरी होगा नो डाउट SN2, ठीक है। और अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आपका सबस्ट्रेट सेकेंडरी है तो फिर मीडियम पे डिपेंड करेगा कि SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए या SN2। तो आपका मीडियम, अगर SN1 मैकेनिज्म आप चाहते हो तो आपका मीडियम पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए, मोस्टली वाटर। लेकिन अगर आप SN2 मैकेनिज्म चाहते हो इन केस आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो आपका मीडियम या तो नॉन पोलर हो, और अगर पोलर हो तो फिर क्या होना चाहिए, एप्रोटिक होना चाहिए, लाइक एसीटोन वगैरह। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखिए कि SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलता है, सही है। इसको वॉल्डर इन्वर्जन भी कहा जाता है, नॉर्मल बाय नेम इसको कहा जाता है द वॉल्डर इन्वर्जन एज वेल। और SN1 में अगर आप बात करो तो SN1 में आपको मिलता है 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। यानी SN1 मैकेनिज्म में 2 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट, ये 2 मिलते हैं आपको। और SN2 मैकेनिज्म में 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। अब ये जो 50% इन्वर्जन है और 50% रिटेंशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टीरियो आइसोमर्स है, जिसमें स्पेसिफिकली स्टीरियो तो 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो स्पेशली एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमर है, और ऑप्टिकल आइसोमर में एक आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलेगा, एक लीवो रोटेटरी। अब स्ट्रक्चर को देख के तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है, अलबत्ता अगर आप इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नोट करें विद पोलैरिमीटर तो फिर आप बता सकते हो कि कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा लीवो रोटेटरी है। स्ट्रक्चर से आप इतना बता सकते हो कि ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल है, या इनमें स्ट्रक्चर भी सेम है, ज्योमेट्री भी सेम है, फार्मूला भी सेम है, बट दे बिहेव डिफरेंटली टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन दे ये एक दूसरे के साथ क्या है, ऑप्टिकल। इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कोई एक लीवो रोटेटरी है। और अगर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर का ऐसा मिक्सचर हो जो 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो हो, तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, और ऐसे मिक्सचर को आप कहते हो रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये 50% जो है आपका 50% डी आइसोमर, इसको प्लस आइसोमर से भी जाहिर करते हैं, और 50% एल आइसोमर या माइनस नेगेटिव साइन से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। और जब भी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर का ऐसा मिक्सचर हो या एनेंशियोमर का ऐसा मिक्सचर हो जो 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो हो, तो इस मिक्सचर को आप कहते हो द रेसिमिक मिक्सचर। तो एमसीक्यूज में अक्सर ये पॉइंट पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो ऑप्शन है SN1, क्योंकि SN1 में आपको हमेशा 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपको SN1 का फाइनल प्रोडक्ट एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इसलिए SN1 मैकेनिज्म के लिए रेसिमाइजेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, चेंजेस इन हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म।
तो उसकी तरफ अगर आप मूव करें तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म में हाइब्रिडाइजेशन की चेंजेस को आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं। शुरू में मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया भी था, तो अब देखिए इसमें आप SN2 की अगर चलो SN1 की पहली बात करो तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में आपका जो अल्काइल हैलाइड है आप लाइक इस तरह लो, चूंकि SN1 है तो प्रेफरेबली हम क्या लेंगे? टर्शरी, इट इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। और इसमें ये हेलोजन है, तो ये किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। क्या ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। एंगल क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। एंगल क्या है? अप्रोक्सीमेटली 109.5, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट स्टेप में यहां सारा रोल होता है पोलर प्रोटिक मीडियम का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। इसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है हेटेरोलिटिकली, द बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैलोजन। तो आपके पास बन जाएगा कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा यहां अल्फा कार्बन विल पोजेस पॉजिटिव चार्ज, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑफ कोर्स इट्स हाइब्रिडाइजेशन, इट्स स्टीरिक नंबर चेंजेस फ्रॉम 4 to 3। तो अब इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है नाउ दिस वन इज कोप्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइएंगुलर प्लेनर एंड द एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। और स्टेप नंबर 2 में यहां आप देखें तो आपका जो कार्बोकेटाइन है यहां इस पे अटैक करेगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल के कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट में अटैक इधर दिस साइड और दिस साइड, इक्वल प्रोबेबिलिटी, बट अटैक एक ही होगा। तो 50% अगर लेट से ये 10 है तो 5 पे यहां से अटैक होगा और 5 पे यहां से। अगर यहां से अटैक हो तो फिर ये देखें यहां न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से दोबारा चला जाएगा sp3 में। तो अब जो है आपके पास फिर से एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। और इसमें आप देख रहे हो कि जो अल्काइल ग्रुप्स है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, दे हैव रिटेन्ड देयर पोजीशन। तो इसको आप कहते हो रिटेंशन प्रोडक्ट, दिस इज योर रिटेंशन प्रोडक्ट। 50% ये बनेगा, लेकिन बाकी 50% में यहां से भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो यहां से भी अटैक होगा। और अगर यहां से अटैक होगा तो फिर से द अल्फा कार्बन गेट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी sp3, यहां भी sp3। लेकिन यहां अगर आप देखो तो अल्काइल ग्रुप का ओरिजिनल पोजीशन इस लेफ्ट साइड पे था, अब अल्काइल ग्रुप 180 डिग्री पे चले गए राइट साइड की तरफ, तो ये आपके पास इन्वर्ट हुए, तो यू गेट इन्वर्जन प्रोडक्ट। चूंकि यहां अटैक की प्रोबेबिलिटी 50-50 है तो इसलिए हम कहते हैं 50% ये 50% ये। तो फर्स्ट स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 to sp2, it mean the angle increases, इस टाइप के पॉइंट आते हैं। सेकंड स्टेप में हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 बैक टू sp3। तो यू नो कि यहां एंगल को क्या हुआ? द एंगल इज डिक्रीज। फर्स्ट स्टेप में एंगल इंक्रीज, सेकंड स्टेप में एंगल डिक्रीज इज टेकिंग प्लेस। ये 50%, ये 50%, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑप्टिकल आइसोमर्स है या एनेंशियोमर है, और इन दोनों का मिक्सचर। ये अकेले होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लिवो होगा या डेक्स्ट्रो, ये अकेले होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन इन दोनों की अगर इक्वल कंसंट्रेशन आप लो तो द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, वी कॉल दैट रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो SN1 कैन बी कॉल्ड रेसिमाइजेशन एज वेल। ऑन द अदर हैंड अगर आप इस SN2 मैकेनिज्म देखें तो SN2 मैकेनिज्म में एक बात और कि अगर आप देखो तो ये फास्ट स्टेप है, सॉरी ये आपका स्लो स्टेप है, जबकि ये आपके पास एक फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि इस स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे उन सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो रेट को अफेक्ट करता है। तो यहां आप देखते हो कि स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, कौन? सबस्ट्रेट। इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 1।
और अगर आप देखें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है, यानी इसकी कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो इतना एब्रप्टली होता है, इतना तेज होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रॉपरली अफेक्ट नहीं कर पाता। तो ये इसलिए मॉलिक्यूलरिटीज की 1 ली जाती है। ओके, इसमें एक और बात ये है कि ये आपका रिएक्शन इनिशिएट होता है पोलर प्रोटिक मीडियम की वजह से। ये जो हाइड्रोजन आयन है वो इसको लेके जाता है अपने साथ। फॉर दैट रीजन आप ये भी कह सकते हैं, ये मैं अपनी तरफ से आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि पोलर प्रोटिक मीडियम SN1 मैकेनिज्म में एक्ट करता है लाइक अ कैटलिस्ट, ये आपकी रिएक्शन को जो है वो प्रॉपर स्पीड देता है। तो आप ये भी एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। SN2 इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म और मोस्ट प्रॉपरली ये होगा किस चीज में? मोस्ट प्रॉपरली ये होगा व्हाट टू से प्राइमरी में। तो ये आपके पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लाइक दिस वन इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो you see sp3 hybridization tetrahedral shape and approximately 109.5 angle। अब यहां पर अटैक और डिपार्चर सिमल्टेनियस होंगे, दोनों एक साथ। आप देख रहे हो यहां पहले डिपार्चर होता है और फिर अटैक होता है, ये पॉइंट मैंने शुरू में लिखे। तो इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, स्लो प्रोसेस है, वो ये है कि ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्फा कार्बन के उस साइट पे which is opposite to halogen। ये दिमाग में रखे कि attacking nucleophile will attack that site of the alpha carbon which is opposite to the halogen। क्योंकि सामने से तो ये अटैक नहीं करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऊपर से भी रिपल्शन होगा, यहाँ से भी स्टीरिक इफेक्ट्स होंगे या नेगेटिव रिपल्शन होगा। इसलिए द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू अटैक फ्रॉम बैक साइड। और इसलिए यहाँ तो चूंकि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है सेकंड स्टेप में अटैक करता है, ये स्ट्रांग हो या पुअर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम प्रेफरेबली इसको पुअर ही चूज करते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रांग होगा तो हो सकता है कि उस टाइप का सिंगल स्टेप मैकेनिज्म हो जाए, इवन टर्शियरी में भी। इसलिए ये पुअर रहेगा तो आपका SN1 बेहतर रहेगा। लेकिन चूंकि यहाँ इसने एक स्टेप में सब कुछ करना है तो कंपल्सरी है कि आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो, तो इसमें या स्ट्रांग बेस हो। तो यहां तो ये वैसी भी एज अ न्यूक्लियोफाइल ही करेगा ना। तो यहां आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा अपने पोजीशन को चेंज करता है इस तरह, और यहां पर एक पार्शियल केमिकल बॉन्ड बनता है इसके का अल्फा कार्बन के साथ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का, और ये जो हेलोजन के साथ बॉन्ड है ये भी पार्शियल बन जाता है। तो आपको फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री जो केमिकल काइनेटिक्स है उसके मुताबिक आपको याद होगा इस टाइप की चीज को आप क्या कहते हो? ट्रांजिशन स्टेट। ओल्डर कोलिजन थ्योरी के मुताबिक इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, आजकल इसको आप ट्रांजिशन स्टेट कहते हो, जिसको आप नॉन स्टेकोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हो, जिसको आप नॉन स्टेकोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हो, क्योंकि यहां एटमों का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर पार्शियल केमिकल बॉन्डिंग है। और आपको याद होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांजिशन स्टेट में न्यू बॉन्ड जो बने हैं उनका लेंथ कम होता जाता है और पुराने बॉन्ड का लेंथ बढ़ता जाता है, एंड अल्टीमेटली यू विल सी ये थोड़ा फास्ट स्टेप है इसका। तो आप देख रहे हो कि इसका जो स्लोअर स्टेप है उसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दो काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। बाई मॉलिक्यूलर इसलिए कहा जाता है। तो ये डिटेच हो जाएगा और ये परमानेंटली आपका 100% बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां आप देख रहे हो कि चूंकि अटैक बिल्कुल बैक साइड से होता है, किसकी बैक साइड से? अल्फा कार्बन के उस साइड पे जो हेलोजन के बिल्कुल अपोजिट हो, तो इससे आपको 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये ग्रुप और ये ग्रुप आप देखो वही है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अल्फा कार्बन sp3 पहले भी था अब भी है, टेट्राहेड्रल एंगल पहले भी अप्रोक्सीमेटली 109 था अब भी है। लेकिन एक फिनोमेना इज बीन चेंज कि ये सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम बिल्कुल 180 डिग्री पे इन्वर्ट हो चुके हैं, और ये आपका जो है हैलाइडाइन द लिविंग ग्रुप। तो ये मैकेनिज्म आप पिक्टोरियली इस तरह शो करते हो। क्या है इसके लिए आप फिर भी यहाँ कह सकते हो कि ये sp3 से इस स्टेटस में
आप अप्रोक्सीमेशन में इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, यानी ट्रांजिशन स्टेट में द अल्फा कार्बन गेन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर भी आप वही sp2 और sp2 से दोबारा sp3 मैकेनिज्म में ये स्टेप होगा। एक पॉइंट और इसमें आप माइंड में रखो कि रेट यानी स्पीड, ठीक है। तो SN1 की सूरत में, SN1 की सूरत में आप कह सकते हो कि टर्शरी का ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज्यादा होगा प्राइमरी से, और प्राइमरी का ज्यादा होगा मिथाइल से। ये मिथाइल भी प्राइमरी ही होता है, वैसे मैंने जीरो नोट किया कि सिंगल कार्बन मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो SN1 के लिहाज से नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलती है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिलती है। ये कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन का स्पीड उतना ज्यादा होगा। तो आपको याद होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन, दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक, इट इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, and a secondary carbocation is more stable than a primary carbocation, and a primary carbocation is more stable than methyl carbocation. Once again, रीजन ये है कि यहां 3 टाइम इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट मतलब शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ दिस बल्गी ग्रुप टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर 3 टाइम इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइजेस दिस पॉजिटिव चार्ज हाईली। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कार्बोकेटाइन का ये बनता है, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। 3 नॉट, 2 नॉट, 1 नॉट, 0 नॉट। फॉर दैट रीजन जितनी SN1 की सूरत में, तो जितना कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना तेजी से अटैक करेगा। तो इसका मतलब है कि SN1 के लिए टर्शरी अल्काइल हैलाइड विल गिव फास्टर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं है। SN2 की सूरत में आप कह सकते हो कि रेट डिक्रीजेस, द रेट डिक्रीजेस with increase of number of carbon atoms। कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ने से स्पीड कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यहां पर अगर आप SN2 का देखें तो इसमें तो मोस्टली प्राइमरी होते हैं, एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, और ये कार्बन थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाता है ट्रांजिशन स्टेट बनाते वक्त। तो अगर यहां नंबर ऑफ कार्बन जो है आपके क्या होंगे, कम, तो कार्बन इजीली ट्विस्ट करेगा, तेजी से ट्विस्ट करेगा, तेजी से रोटेट करेगा, तो ये अटैक, ये ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट जितना जल्दी बनेगा स्पीड उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा सारा टाइम इसमें लग जाता है। ये अगला वाला तो काफी फास्ट होते हैं, उसमें तो टाइम नहीं लगता आपका। लेट मी रिपीट, SN2 मैकेनिज्म में चूंकि मोस्टली अल्फा कार्बन के साथ या तो तीनों हाइड्रोजन होते हैं, 0 नॉट मिथाइल, या एक अल्काइल ग्रुप लगा होते हैं। तो अगर एक अल्काइल ग्रुप अगर सारे हाइड्रोजन हो, फिर कार्बन बहुत इजीली रोटेट करके ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत इजीली देगा, तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। SN2 में मिथाइल विल गिव यू वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन अगर एक मिथाइल लग जाए यहाँ तो प्राइमरी होगा, तो फिर कार्बन भारी हो जाएगा, तो इसको रोटेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये ज्यादा टाइम लेगा, तो आपका रिएक्शन थोड़ा स्लो। अगर आप यहां मिथाइल के बजाय इथाइल लगाओ तो इथाइल और भी भारी है, तो इसको और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो जितना अल्फा कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से SN2 रिएक्शन का चांस भी कम होता है और उसका स्पीड भी कम होता है। जबकि SN1 में जितने ज्यादा कार्बन होंगे, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और कार्बोकेटाइन को जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती हो स्पीड ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ने से SN1 का स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन SN2 के का उल्टा है, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगने से SN2 का स्पीड स्लो होता जाता है, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम। आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने में कार्बन को रोटेट करना है, कार्बन जितना हल्का होगा जल्दी रोटेट करेगा।
तो क्विक रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 में फिर ये एक MCQ आता है, तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN में, उसमें इंशाल्लाह फिर मैं आई गिव रिमाइंडर ऑफ दिस पॉइंट। ये फिर आपने याद रखना है। अगर आप कंपैरिजन करो इसका किसके साथ, E2 और E1 का, तो उसमें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। E2 और SN2 के सारे पॉइंट सेम है, E1 और SN1 के सारे पॉइंट सिमिलर है। तो मैं जल्दी से 1 मिनट में ओवरव्यू देता हूँ, तो ये आपके पास फुल आइडिया मिल गया अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। Okay, so let's talk about इसमें जल्दी से चलो मैं SN1 के लिए ज़रूरी पॉइंट्स में रिवाइज करूँ। ये बहुत ज़रूरी है इसमें कि ये फैक्टर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। SN2 चूँकि सिंगल स्टेप है, इसलिए इसमें ज़्यादा फैक्टर की ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मेनली सॉल्वेंट और सबस्ट्रेट ये दोनों ज़रूरी है। हाँ, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें थोड़े ज़्यादा मसले हैं। तो फैक्टर्स इसमें है, अभी अभी मैंने बता दिया, लाइक कार्बोकेटाइन to tertiary carbocation will give SN1 easily than secondary will give SN1 easily than primary। और अब मिथाइल 0 नॉट अगर लगाओ, दूसरा मैं दोबारा कहता हूँ मिथाइल भी प्राइमरी ही होता है, ठीक है, 0 नॉट मैंने ऐसे लगा दिया। और दूसरा क्या फैक्टर होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 का चांस बनता है। तो ज़रूरी है कि आप पुअर बेस या पुअर न्यूक्लियोफाइल रखो कि नेगेटिव पावर इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, तीसरा पॉइंट, यस, नेचर ऑफ। एक बात याद रखें कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन नो इफेक्ट। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नो इफेक्ट। ये MCQ दिमाग में रखो। अगर MCQ आए कि SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है या स्पीड है या इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको कौन अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करता है या कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करता है या दोनों अफेक्ट करते हैं। तो ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वन है। तो इस लिहाज से तो न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन हैज नो कंसर्न विद दिस वन, विद रेट, ठीक है। सिर्फ नेचर जरूरी है कि पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन अगर ये पॉइंट आप SN2 में कंपेयर करो तो SN2 में जो है न्यूक्लियोफाइल जो है, इसका कंसंट्रेशन और इसका नेचर दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। ये इस पे भी डिपेंड करता है और नेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि SN2 में आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्गर बेस या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल विल बी नीडेड। और इसमें तो ये पॉइंट जरूरी है कि SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का सिर्फ नेचर चाहिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल, कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप SN2 मैकेनिज्म में बात करो तो SN2 मैकेनिज्म में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी चाहिए और इसका नेचर भी चाहिए। कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है रेट को और नेचर भी अफेक्ट करता है रेट को। सो द रेट ऑफ रिएक्शन एंड नेचर ऑफ SN2 रिएक्शन, इट इज अफेक्टेड बोथ बाय नेचर एज वेल एज कंसंट्रेशन। लेकिन SN1 की सूरत में ओनली नेचर ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज नेसेसरी, कंसंट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। ओके, ये एक फैक्टर है। हाँ, अलबत्ता आप बात कर सकते हो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आपका लिविंग ग्रुप कौन है, हेलाइडाइन, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ SN1, it will be better if the living group is iodide, poor in bromide, more poor in this one, more poor in this one. यानी iodide will give you the fastest SN1 mechanism। खैर, ये नेचर जो है SN2 के लिए भी है, लिविंग ग्रुप का जो है दोनों के लिए सेम इफेक्ट है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप का ये इफेक्ट दोनों के लिए सेम। और फिर आप नेक्स्ट बात कर सकते हैं लाइक द
फोर्थ वन सॉल्वेंट का, वो मैंने बड़ी डिटेल से बता दिया कि सॉल्वेंट आपका पोलर एप्रोटिक चाहिए, किसके लिए? SN1 के लिए पोलर एप्रोटिक, और SN2 के लिए सॉल्वेंट चाहिए, सॉरी SN1 के लिए पोलर प्रोटिक मीडियम चाहिए, और इसके लिए SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या मीडियम चाहिए। जितने मैंने डिस्कशन किए उनमें से MCQs के लिए ये फैक्टर्स जो है ये हाईलाइटेड पॉइंट है। तो SN2 में, SN1 में टर्शरी फास्टर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, SN1 में फिर ये उल्टा करे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से स्पीड रेट कम होता है। ओके, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में SN1 की सूरत में नेचर पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हैज नो कंसर्न विद रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन SN2 में ये फैक्टर डिफरेंट है। SN2 में जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, यानी नेचर पे डिपेंड करता है रेट, और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होना चाहिए, इसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, कम होगा तो स्पीड कम होगा। तो SN1 मैकेनिज्म, लेट मी रिपीट, फैक्टर्स में पहला है नेचर ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो SN2 में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन होता ही नहीं है, इसमें तो ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है, इसमें कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होता है। तो कार्बोकेटाइन में टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो SN1 का स्पीड ज्यादा होगा। SN2 में ये फैक्टर आप ऐसे नहीं लिखोगे, SN2 में आप जो है ये फैक्टर आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन एंड अल्काइल ग्रुप अटैच विद अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ जितने कम कार्बन या कम अल्काइल ग्रुप लगे होंगे स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें आपने ये फैक्टर लेना। और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल का नेचर इफेक्ट करता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं करता। नेचर क्या होना चाहिए, पुअर, कंसंट्रेशन कुछ भी हो। लेकिन SN2 मैकेनिज्म में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी रेट को अफेक्ट करता है, नेचर भी रेट को अफेक्ट करता है। कंसंट्रेशन ज्यादा, रेट ज्यादा, कम, रेट कम, और नेचर भी इसका अफेक्ट करता है। तो नेचर में अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 इज फेवर्ड, अगर ये वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 इज डिसफेवर्ड। और फिर नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये दोनों के लिए सेम है। तो आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड इज बेटर देन, क्योंकि इसका साइज बड़ा होगा। सुनो, इसका साइज अगर बड़ा होगा, इस हेलाइड आयन का अगर साइज कम है और फिर हेलाइड आयन का अगर साइज बड़ा है, तो ऑलरेडी तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, हेलाइड है ना, तो यहां भी आप देखो 7 इलेक्ट्रॉन है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। तो अब गौर करें, दिस circumference has less accommodation as compared to this one। तो हेलाइड आयन का अगर साइज बढ़ेगा तो इसका accommodation, its ability to accommodate the negative charge, it will increase। तो हेलाइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज को accommodate करना अगर ये बढ़ेगा तो इससे ये बिटरली छोड़ेगा सबस्ट्रेट को। तो इसका मतलब है कि साइज बड़ा होगा, it will bitterly accommodate, ये पॉइंट दिमाग में रखना है। अगर हेलाइड आयन का लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को इजीली एकोमोडेट करेगा, क्योंकि साइज बड़ा है तो इस शेल का साइज बड़ा है तो इसमें एकोमोडेशन ज्यादा आता है, मतलब इजीली एकोमोडेटेबल है। और अगर साइज कम है तो इसमें फिर नेगेटिव चार्ज का एकोमोडेशन मुश्किल से आपको ये मिलेगा। इसको आप अदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो कि अगर ये साइज कम है तो यहाँ पर जो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, साइज बड़ा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है। तो स्मॉलर हेलाइड आयन विल हैव मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए ये इजीली एकोमोडेट नहीं होगा। और लार्ज साइज एनायन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है तो ये नेगेटिव चार्ज इजीली एकोमोडेट होगा। तो हेलाइड आयन का साइज अगर बड़ा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा और नेगेटिव चार्ज इजीली एकोमोडेटेबल होगा, तो ये इजीली छोड़ सकता है सबस्ट्रेट को। तो विच वन इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप हैविंग लार्जर साइज, जिसमें नेगेटिव चार्ज का एकोमोडेशन ज्यादा हो। ये एमसीक्यू अक्सर आता है, पुअर लिविंग ग्रुप एंड बेटर गुड लिविंग ग्रुप। तो ये साइज पे मेनली डिपेंड करता है।
ठीक है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मेन चीज है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी एकोमोडेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। एकोमोडेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कम होगा, पुअर लिविंग ग्रुप होगा। तो द मोस्ट पुअर लिविंग ग्रुप, द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन है। और सॉल्वेंट इफेक्ट SN1 के लिए पोलर प्रोटिक होना चाहिए और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक होना चाहिए। SN2 में आप बेशक नॉन पोलर भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर क्राइटेरिया ये है। अगर आप दूसरे किस्म की रिएक्शन की बात करो, द एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो अल्काइल हैलाइड में इनको प्रेफरेबली हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता है बेस का, और ये या तो E1 होगा और या E2 होगा। तो इसके सारे पॉइंट क्या, सेम एज SN1, वही सारे फैक्टर्स, और सेम एज SN2। आप जस्ट बुक में रीडिंग करें, मेन पॉइंट्स इनके सिमिलर हैं। एक पॉइंट मैंने आपको चैप्टर 16 में बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, समटाइम दे आर सिंपल एलिमिनेशन और समटाइम दे आर सेटजिफ, द सेटजिफ एलिमिनेशन, यानी सेटजिफ रूल इज अप्लाइड। तो आपको याद होंगे सिंपल एलिमिनेशन में अगर आपके सबस्ट्रेट में एक ही बीटा कार्बन हो तो सिंपल, या आपके सबस्ट्रेट में दो बीटा कार्बन हो लेकिन दोनों सिमिलर हो, यानी अल्फा कार्बन के इस साइड पे जितने नंबर कार्बन है और उस साइड पे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन हो, दोनों साइडों पे सेम नंबर ऑफ कार्बन हो, तो इसको सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड कहा जाता है। तो सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड में सिंपल एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। आप इस बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करो या इसको रिमूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट है, लाइक अल्काइल हैलाइड की सूरत में, यहां देखो ये अल्फा कार्बन है, हेलोजन इसके साथ है, तो इस साइड पे एक कार्बन है, इस साइड पे दो, तो ये बीटा और ये बीटा डिफरेंट है। तो एसिमेट्रिकल बीटा कार्बन अगर दो आएंगे सबस्ट्रेट में, उस सूरत में आपको सिटजिफ एलिमिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और सिटजिफ रूल कहता है कि अगर आपकी सबस्ट्रेट में दो एसिमेट्रिकल बीटा हाइड्रोजन हो तो आप उस कार्बन से बीटा हाइड्रोजन रिमूव करें विच इज बिलोंगिंग टू लार्जर साइड। वंस अगेन सिटजिफ रूल के मुताबिक अगर एसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट हो, यानी अल्फा कार्बन के दोनों साइडों पे अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, तो इस सूरत में फिर आप क्या करोगे, इस सूरत में सिटजिफ रूल अप्लाई करोगे। सिटजिफ रूल कहता है कि जब भी एसिमेट्रिकल बीटा कार्बन हो तो आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालो विच बिलोंग टू लार्जर अल्काइल ग्रुप, तो आप यहां से हाइड्रोजन निकालोगे, तो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा 2-ब्यूटीन। लेकिन थोड़ा बहुत ये भी होगा, थोड़ा बहुत ये मार्कोनिकॉफ की तरह, तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दिस वाज द होल व्यू अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। थैंक यू।